हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि सारे लोग इस समय टी20 के लिए बहुत फोकस हैं कि टी20 की सीरीज आने वाली, टी20 का आईपीएल आने वाला, हम टीम कैसे बनाएं, हम ड्रीम टीम कैसे बनाएं, हम जीएल के लिए टीम कैसे बनाएं, हम स्मॉल लीग के लिए टीम कैसे बनाएं। आप अगर छोटी छोटी बारीकियों को नहीं समझेंगे तो आप जीएल कभी जीत नहीं सकते। मेरा ये लिख के, मेरा पक्का ये वादा है, आप लिख के रख लो। ठीक है। आप लोगों को हर एक 99% जितने भी लोग आप कोई भी फैंटेसी ऐप से खेलते हो, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो 99% लोग जो है हर एक टीम में सेम गलती करते हैं, सेम गलती बार बार रिपीट करते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं, सर मैं 2 साल से खेल रहा हूं, मैं 4 साल से खेल रहा हूं, मैं 7 साल से खेल रहा हूं, 6 साल से खेल रहा हूं और मैं कोई भी फैंटेसी लीग नहीं जीत पाया आज तक। क्यों? फैंटेसी लीग छोड़िए, जीएल तो छोड़िए, कुछ कुछ लोग तो स्मॉल लीग नहीं जीत पाए हैं, कुछ लोग तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाते हैं। ठीक है, जीएल तो फिर भी चलो, उसमें लक चाहिए, उसमें आपकी रणनीति चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। ठीक है, लेकिन स्मॉल लीग में तो नहीं चाहिए इतना ज्यादा लक। इसमें तो खाली आपको रणनीति करना है, स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। ठीक है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में तो इतना ज्यादा लक नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग जो है पता नहीं क्या हो जाता है उनको, वो हर एक ढर्रे पे, सेम ढर्रे पे टीम बनाते हैं। जो प्लेयर अच्छा लगा उसको सेलेक्ट कर लिया, जो प्लेयर अच्छा नहीं है लगता है उसको जो है साइड में कर लिया। या फिर ऐसी टीम बना देंगे कि लगातार 10 प्लेयर 10 मैच में लगातार परफॉर्म कर रहा है तो उसको अपनी टीम में रख लेता हूं, नहीं कर रहा है ठीक है तो उसको टीम से बाहर कर देता हूं। या फिर तीसरा तरीका है टीम बनाने का कि जिसको सबने सेलेक्ट किया है उसको आप भी सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, ये चीजें सब कुछ आप गलत करते हो, सब कुछ बिना मैथमेटिक्स, बिना सब कुछ समझे आप अपनी टीम बना देते हो। ठीक है, अगर अगर आपको टीम बना के जीतना है, ठीक है, तो आप अपनी टीम बनाना सीखिए। ठीक है, और बनाते कैसे हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप करके गए तो आप बहुत कुछ मिस करोगे, ये मेरा आपसे डेफिनेटली वादा है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जहां पे मैं आपकी हेड टू हेड क्वेरी सॉल्व करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, आप जाइए उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए फर्स्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मैं वहां पे सॉल्व करूंगा ही करूंगा, मैं मैसेज करूंगा, आपकी सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि 99% लोग मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि 99% लोग जो है सेम टाइप की गलती करते हैं। 99% लोग क्या करते हैं? सेम टाइप की गलती करते हैं। क्या क्या गलती करते हैं? ठीक है, पहले गलतियों पे नहीं जाते हैं, हम पहले फोकस करते हैं कि आप अगर अभी तक कुछ नहीं जानते हो ड्रीम इलेवन के बारे में, ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ड्रीम इलेवन की टी20 की टीम बना रहे हो, टी20 की टीम, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? पिच रिपोर्ट देखना है। ठीक है, और आपने अगर पिच रिपोर्ट को सबसे ज्यादा और अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आपका 70% काम जो है वो वहीं हो गया, 70% काम वहीं डन हो गया। 20% काम में क्या होता है आपका, बाकी सारे स्टैट्स आते हैं। ठीक है, और 10% मैं अभी भी रियलाइज करता हूं कि 10% आपका क्या होता है? लक होना चाहिए। ठीक है, विदाउट लक आप जीएल नहीं जीत सकते। ठीक है, तो ये एनालिसिस, हमारा लक पे तो कोई फेवर नहीं है, हम लक पे तो कुछ भरोसा, मतलब लक को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये जो 90% की चीज है, ठीक है, हम इन पे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं और हम इसी को कंट्रोल करके ही अपनी टीम बनाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं वन बाय वन हर एक स्टेप में आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से चीजों को एनालाइज करना शुरू करिए। सबसे पहले कि आप जो है उस ग्राउंड के बारे में जाने। ठीक है, जो भी ग्राउंड है ना, जो भी क्या है? ग्राउंड है, उसके बारे में आपको जो है जानना है। ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहली चीज कि आपको उसके डायमेंशंस देखने होंगे। डायमेंशंस का मतलब कि वहां की जो बाउंड्रीज हैं वो कितनी लंबी हैं। वहां की बाउंड्रीज जो है 70 मीटर की बाउंड्री है, या 80 मीटर की बाउंड्री है, या 65 मीटर की बाउंड्री है, या 60 मीटर की बाउंड्री है। अब आप खुद से सोचिए कि 70 मीटर की अगर बाउंड्री होगी वहां पे छक्का मारना आसान है, या 65 मीटर की बाउंड्री है वहां पे छक्का मारना आसान है, या 60 मीटर की बाउंड्री है वहां पे छक्का मारना आसान है, या 80 मीटर की बाउंड्री है वहां पे छक्का मारना आसान है। ठीक है, तो जितनी छोटी बाउंड्री होगी उतना ही मैच स्कोर क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, जितनी छोटी बाउंड्री होगी उतना ही मैच स्कोर क्या होगा? हाई होगा। पहली चीज आपको ये दिमाग में रख लेनी चाहिए, दिमाग खोल के रख लो। ठीक है, कि अगर छोटा ग्राउंड है तो वहां हाई स्कोरिंग मैच होगा ही होगा। ठीक है, अब वो जो हाई स्कोरिंग मैच है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा इस पिच पे। ठीक है, इस पिच पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है? इस पिच के कंडीशंस को देखना है कि ये जो पिच है वो किस टाइप की पिच है। अब वो कैसे देखोगे? ठीक है, वो देखोगे आप कि इस पिच का क्या हो, कलर कैसा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि जो इस पिच पे रीसेंट मैच हुए हैं, ठीक है, रीसेंट मैचेस जो हुए हैं, जो हाल ही के जो मैच हैं उनका
कम से कम 5 मैचों का आपके पास स्टैट्स होना चाहिए, कम से कम 5 मैचों का स्टैट्स होना चाहिए। और हम सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे पिच की एनालिसिस को। T20 में पिच की एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको तवज्जो दीजिएगा दीजिएगा। अब आपके मैं मान लेता हूं कि कलर, अब पिच के कलर को एक्सप्लोर करते हैं कि अगर पिच का कलर मान लीजिए कि रेड सॉइल है, वहां पे रेड कलर की मिट्टी है, तो वहां पे क्या होगा, पेसर को ज्यादा विकेट मिलेगा, ठीक है, पेसर्स को ज्यादा विकेट मिलेगा। अगर वहां पे ब्लैक सॉइल है यानी आपको स्पिनर को विकेट मिलेगा, वो स्लो पिच होगी, वहां घुमाव ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले पिच को एनालिसिस, पिच के कलर के थ्रू उसको एनालिसिस करना शुरू करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पिच का जो रीसेंट मैच है, ठीक है, उस ग्राउंड का जो रीसेंट मैच है, अब वो रीसेंट मैच की हम बात करें, मान लीजिए कि मैं एक 5 मैच ले रहा हूं, ठीक है, 5 मैच में से फर्स्ट मैच जो है वो ले रहा हूं कि 180 पे क्या है, 6 विकेट है, और इसको दूसरी टीम 181 रन बना के जीत गई है, और वहां क्या गिरा है, 8 विकेट गिरा है। दूसरा मैं एनालिसिस ले रहा हूं कि 180 रन है, ठीक है, और यहाँ 3 विकेट गिरा हुआ है, और उसको जो है दूसरी टीम चेज नहीं कर पाई, और 165 रन पे क्या हुई, ऑल आउट हो गई, ठीक है। तीसरा एनालिसिस मान लीजिए यहाँ पे है कि 170 रन बना हुआ है और 8 विकेट के नुकसान पे, फिर दूसरा जो है 171 रन बना दिया 6 विकेट के नुकसान पे। फिर चौथी एनालिसिस ये है कि 210 रन बना हुआ है 5 विकेट के नुकसान पे, ठीक है, और जो है दूसरी टीम ने बना दिया 111 रन 8 विकेट के नुकसान पे, ठीक है। अब पांचवी एनालिसिस ले लेते हैं कि 190 रन बना हुआ है, पहली टीम ने बनाया है और 8 विकेट के नुकसान पे बनाया, दूसरी टीम 175 रन बनाई और ऑल आउट हो गई, ठीक। अब इन सारी सिचुएशंस में जो भी कंडीशन है, इस पहले कंडीशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पहले कंडीशन में पेसर ने मान लीजिए कि जो है 10 विकेट लिया और स्पिनर ने कितना विकेट लिया है, 4 विकेट लिया है। इस कंडीशन में मान लीजिए कि पेसर ने जो है आपका 9 विकेट लिया है और स्पिनर ने यहाँ पे जो है 4 विकेट लिया। इस वाली कंडीशन में पेसर ने जो है मान लीजिए 11 विकेट लिया, स्पिनर ने जो है 2 विकेट लिया, ठीक है, 2 नहीं 3 विकेट लिया। इस वाले कंडीशन में आप मान लीजिए कि पेसर्स ने जो है 10 विकेट लिया है और स्पिनर ने जो है 4 विकेट लिया है। इस वाले कंडीशन में पेसर ने जो है मान लीजिए 14 विकेट लिया, ठीक है, और स्पिनर ने 4 विकेट लिया। अब ये कंडीशन आपकी बनती है, ये 5 मैच का मैंने एक डेमो बनाया, ठीक है। अब इससे आपको क्या आइडिया चलेगा, मैं आप ये देखिए, ये सोचिए, ठीक है। पहली चीज आपको एनालाइज करनी है कि यहाँ 180 रन बना है और 180 रन 81 रन चेज हो गया है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, रन बनता है। आप यहाँ भी देखिए 180 रन 165 रन 170 रन 171 रन 200 और 211, फिर 190 175, यानी ये क्या हाईएस्ट टोटल है, हाई टोटल है, ठीक है, यानी यहाँ पे रन बनता है। अब रन बनेगा यानी बैट्समैन भी क्या आएगा, बैट्समैन आएगा पिक्चर में, ठीक है। अब बैट्समैन क्या होंगे, ये चले होंगे तभी तो इतना रन बना होगा, ठीक है। पहली चीज आपको पहली फाइंडिंग ये मिल गई, ठीक है। अब दूसरी फाइंडिंग क्या मिलेगी, दूसरी फाइंडिंग ये देखिए कि यहाँ पे जो है पहले मैच में पेसर ने 10 विकेट लिया है और स्पिनर ने 4 विकेट लिया। दूसरे मैच में पेसर ने 9 विकेट लिया, स्पिनर ने 4 विकेट। तीसरे मैच में पेसर ने 11 विकेट लिया और स्पिनर ने 3 विकेट। चौथे मैच में पेसर ने 10 विकेट लिया, स्पिनर ने 4 विकेट। पांचवें मैच में पेसर ने 14 विकेट लिया और स्पिनर ने 4 विकेट। यानी यहाँ पे क्या आपको दूसरी फाइंडिंग दिखेगी कि जो पेसर है वो विकेट ले रहे हैं, अगर विकेट गिर रहा है, ठीक है, तो ये पेसर्स ज्यादा विकेट ले रहे हैं कंपेयर अगर आप करेंगे स्पिनर से। यानी आपको क्या रखना है, पेसर को अपनी टीम में रखना है और स्पिनर को अपनी टीम से बाहर कर देना है, ठीक। ये एनालिसिस हुआ आपका, ये 2 फाइंडिंग आपकी निकल के आई जो आप ये रीसेंट मैच देखेंगे और रीसेंट मैच की स्कोर को एनालिसिस करेंगे तो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि 70% जो है 70% ये ही आपका एनालिसिस करना है T20 में सबसे पहले, ठीक है, 70% भाग है ये, ठीक। अब ये आप जब ये 2 फाइंडिंग से आपने 2 फाइंडिंग निकाल ली कि ये पहली फाइंडिंग है कि बैट्समैन भी चलते हैं और बॉलर भी चलते हैं, ठीक है, और बैट्समैन में हाई स्कोरिंग गेम होता है और बॉलर्स में जो विकेट लेता है वो क्या होता है, पेसर होता है, ठीक है, पेसर होता है, स्पिनर नहीं होता है, ठीक है, स्पिनर नहीं होता है। तो आप जब भी अपनी प्लेइंग 11 की टीम बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इतने ब्लाइंडली आप जो है स्पिनर को लेने लगेंगे पागलों की तरह, पागलों की तरह स्पिनर को लेंगे नहीं, ठीक है। हम ब्लाइंडली तो स्पिनर को लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, अपनी टीम में जो भी 11 प्लेइंग 11 बनाएंगे हम, ठीक है, उस प्लेइंग 11 में हम बैट्समैन को रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, बॉलर्स को रखना शुरू करेंगे, और बॉलर में क्या रखेंगे, हम पेसर को रखेंगे, स्पिनर को नहीं रखेंगे, ठीक। अब इसमें आपको ये तो पता चल गया कि पेसर को रखना है और इसमें स्पिनर को हटा देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
कि हमें जो ये बैट्समैन है, ठीक है, अब ये बैट्समैन में किस बैट्समैन को रखना है, हमें टॉप ऑर्डर बैट्समैन रखना है कि हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रखना है, ठीक है, कि हमें लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रखना है। अब आपको यहां पे दिमाग लगाना होगा, यहां पे आप अपना दिमाग खोलो, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे पेसर है, यहाँ पे पेसर है, यानी पेसर अगर चलेंगे, ठीक है, तो टॉप ऑर्डर आपका क्या होगा, फेल होगा, ठीक है। पेसर अगर चले तो 80% के अबव केसेस में क्या होगा कि टॉप ऑर्डर आपका फेल होगा, ठीक है। यही तो होगा अगर पेसर चल गया। मान लो कि दो बॉलर हैं हमारे पास, ठीक है, बुमराह और सिराज, ठीक है। अब बुमराह और सिराज को दो दो विकेट मिला, ठीक है, यानी दो दो विकेट जब मिलेगा, यानी टॉप ऑर्डर, दूसरी टीम का जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होंगे वो क्या होंगे, खत्म, टोटल खत्म, ठीक है। यानी आपको ये चीज देखना सोचना पड़ेगा कि टॉप अगर पेसर चल रहा है तो टॉप ऑर्डर क्या होगा, खत्म। स्पिनर अगर चल रहा है तो टॉप ऑर्डर रहेगा, ठीक है, मिडिल ऑर्डर खत्म, ठीक है। यानी ये चीज एनालाइज करिए कि मिडिल ऑर्डर खत्म, ठीक। तो इस तरीके से अगर टॉप ऑर्डर चलेगा, अगर स्पिनर मान लीजिए कि स्पिनर आता है और टॉप ऑर्डर को आउट करता है, यानी क्या मतलब है उसका कि T20 में अगर कोई स्पिनर है और टॉप ऑर्डर आउट कर रहा है, यानी टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन है वो जो है 10 ओवर के अराउंड खेल चुके हैं, ठीक है, गेम का आधा पार्ट खेल चुके हैं। अब इसमें स्पिनर आके विकेट मार दे इनका, तो आपको आप बल्ले बल्ले है ना आपका कि यहाँ पे टॉप ऑर्डर भी चल गया आपका और ये जो स्पिनर आपने लिया था वो भी चल गया, ठीक है। उसके बाद जो है जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आएंगे उनका भी विकेट गिरेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो रन स्कोर है वो 180 रन है, ठीक है। अब 10 ओवर में कोई बल्लेबाज अगर टॉप ऑर्डर चले 10 ओवर तक रहे तो वो क्या करेंगे, 100 रन से तो कम मारेंगे नहीं, ठीक है। अगर 100 रन मार दिए, ठीक है, यानी टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपका क्या हुआ, चल गया, तो मिडिल ऑर्डर अगर 180 रन बना हुआ है तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को मिलकर 180 रन केवल बनाना है, ठीक है। तो 80 रन बनाने के लिए इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 80 रन बनाने के लिए तो कोई भी बना सकता है, और इस 80 रन बनाने में कम से कम 2 से 4 प्लेयर लगेंगे ही लगेंगे, जो 20 रन 25 रन 15 रन बनाएंगे, यानी वो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, पहली चीज है ना, पहली चीज आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप सोचिए कि अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ठीक है, अगर टॉप ऑर्डर चले तो आपको जो है किसको लेना है, अगर टॉप ऑर्डर चले, अगर पेसर को आपने लिया है, इस पेसर को आपने लिया, यानी टॉप ऑर्डर बैट्समैन क्या होगा, फ्लॉप होगा, मिडिल ऑर्डर चलेगा, लोअर मिडिल ऑर्डर चलेगा, और फिर लास्ट में आके ये पेसर ने क्या करना है, उसको डेथ ओवर में आउट कर देना है, ठीक है। यही तो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है पहले एनालाइज करना शुरू करिए। इसीलिए मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 70% पिच को एनालाइज करना है, ठीक। अब मान लीजिए कि आपने पेसर ले लिया, ठीक है, तो बैट्समैन में आप डिसाइड हो गया ना किसको लेना है। बैट्समैन में आपको किसको लेना है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं लेना है, आपको किसको लेना है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को लेना है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मतलब कि जो नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, नंबर 5 पे करते हैं, नंबर 6 पे करते हैं, जिसमें से 2 ऑलराउंडर होंगे आपके, ठीक है। अब 2 ऑलराउंडर भी आपको कौन सा चूज करना है, मैं सब कुछ बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि 2 ऑलराउंडर आपको चूज करना है तो कौन से चूज करेंगे आप स्पिन ऑलराउंडर चूज करेंगे या पेसर ऑलराउंडर चूज करेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि हम पेसर ऑलराउंडर चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे पेसर को इस पिच पे ज्यादा मदद मिलती है, इसलिए हम क्या करेंगे, पेसर्स के ऑलराउंडर को चूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि हम जो है अपना काम 70% काम जो है अपने पहले पिच पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। पिच को बहुत अच्छे से आप डीपली एनालाइज करेंगे, ठीक, ऐसे ब्लाइंडली नहीं लेना है ना। अब पिच को हम एनालाइज करने के बाद हमने डिसाइड कर दिया, क्या डिसाइड कर दिया कि अगर हाई स्कोरिंग गेम है, ठीक है, हाई स्कोरिंग गेम है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है। अगर पेसर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं लेंगे, मिडिल ऑर्डर चलेगा आपका, ठीक है, मिडिल ऑर्डर चलेगा, ठीक। अब इस सिचुएशन में मिडिल 80% केस में ये सही होगा, मैं बता दे रहा हूं आपसे, 80% केस में ये सही होगा, ठीक है। 1-2% 20-10% के केस में हो सकता है कि कुछ अलग हो जाए, क्योंकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, ठीक है। आप इतना ज्यादा बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100%, बट 80% ये एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूं, और आपने भी ये देखा होगा कि ये सिचुएशन होगी ही होगी, ठीक है, ये कंडीशन होगी ही होगी, ठीक। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेसर ले रहे हैं तो टॉप ऑर्डर नहीं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेना है, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेना है। अगर आप स्पिनर ले रहे हैं तो आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेने हैं, ठीक है। ये एनालाइज करके रखिएगा, ठीक। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि जो प्लेयर हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो प्लेयर किस तरीके के फॉर्म में, ठीक है। अब किस तरीके के फॉर्म में, ये देखने का क्या बेनिफिट है, क्योंकि जब आप प्लेइंग 11 बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज तो समझ में आ गई कि आपको बैट्समैन लेना है जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं होगा, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होगा। अब उस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में किस बैट्समैन को लेंगे वो बताएगा इनका फॉर्म। अब मैं बता रहा हूं कि जो बैट्समैन 2 से 3 मैच जो है फ्लॉप रहा हो, ठीक है, फ्लॉप है, तो उसको आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा, सबसे पहली चीज, ठीक है। सबसे पहली चीज कि उसको आपको अपनी टीम में जरूर रखना है जो 2 से 3 मैच के अंदर जो है क्या हो, फ्लॉप हो, और जो लगातार 5 मैच में चल चुका है, 4 मैच में चल चुका है, ठीक है, उनको अपनी टीम से बाहर कर दीजिएगा, बाइज्जत, है ना, बाइज्जत उनको अपनी टीम से बाहर कर दीजिएगा। अगर आपका लक अच्छा नहीं हुआ तो वो उस दिन भी चल जाएगा, अगर लक साथ दिया आपका तो वो उस दिन बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मेरा बिल्कुल जबरदस्त प्रेडिक्शन है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है T20 में, एक्सेप्शनल प्लेयर्स को छोड़ के, जो लगातार 4 मैच में 50 मार दे,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो आपको उनको जो है निग्लेक्ट करके चलना होगा। और इनका सबसे बड़ी बात कि जो 3 मैच से लगातार 50 मार रहे हैं, उनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होगा। सिलेक्शन परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो मैंने आपको समझाया था पूल मेथड में कि जिनका सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा है उनमें से आपको, जैसे 6 प्लेयर है उनमें, तो उनमें से आपको केवल 4 प्लेयर को लेना है, और किन 2 प्लेयर को आप एलिमिनेट करेंगे, वो 2 प्लेयर इस बेसिस पे आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इस बेसिस पे आप क्या करेंगे, उन 2 प्लेयर्स को हटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल आ गई हो। अब देखिए कैसे 1 बाय 1 एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, कि आपने पहले पिच रिपोर्ट डिसाइड की, पिच रिपोर्ट से आपने क्या डिसाइड किया कि किस टाइप के प्लेयर लेने हैं, किस टाइप के प्लेयर से डिसाइड कर दिया कि कौन से प्लेयर लेने हैं। ठीक है, अब वो जो प्लेयर होंगे वो कहां पे आएंगे, फिट होंगे, स्ट्रक्चर में फिट होंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर किस बेसिस पे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि पहली तो पिच रिपोर्ट कैसी है। ठीक है, दूसरी कि कौन जीत रहा है, विनिंग परसेंटेज के साथ भी ये डिसाइड होता है कि कौन जीत रहा है ना। फिर चौथी किस बेसिस पे डिसाइड, तीसरी किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं आप कि स्ट्रक्चर किस टाइप का होना चाहिए। जैसे अगर टीम की टफनेस पे भी आप डिसाइड करते हैं कि टीम अगर वीक वर्सेस स्ट्रांग की टीम है तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वीक वर्सेस वीक की टीम है तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग की टीम है तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये जब हम टीम की बात करेंगे तो वीक वर्सेस अगर वीक का मैच है ना, तो आप जो है 7-4, ठीक है, या 6-5 के कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं। बट एक चीज है कि इसमें जो है सबसे ज्यादा आप बॉलर्स रखिएगा, अपनी टीम में बॉलर रखते हैं जब वीक वर्सेस वीक का मैच होता है। अब जब स्ट्रांग वर्सेस वीक का मैच होता है, ठीक है, इस सिचुएशन में आप 7-4 या 8-3 से जाते हैं। ठीक है, अब 8-3 और 7-4 का क्या मतलब है कि अगर कोई टीम जो स्ट्रांग वाली है अगर वो पहले बैटिंग कर रही है तो आप 7 प्लेयर स्ट्रांग वाली टीम का रखेंगे। ठीक है, और जो है 4 प्लेयर वीक वाली टीम का रखेंगे। ऐसे ही 8 प्लेयर स्ट्रांग वाली टीम का और 3 प्लेयर क्या करेंगे, वीक वाली टीम का। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विनिंग से हम स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, तो जिससे आप जो है जिसको विन करा रहे हैं, जिस टीम को विन करा रहे हैं, ठीक है, उसी टीम के प्लेयर्स को जो है ज्यादा रखिए अपनी टीम में। 7-4 के कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं, 8-3 के कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं, 6-5 के कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं। इसमें ये तीनों कॉम्बिनेशन ओपन होते हैं। ठीक है, क्यों ओपन होते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रांग वर्सेस स्ट्रांग की टीम है तो यानी 6-5 के कॉम्बिनेशन से जाएंगे, आप बैलेंस टीम करेंगे। अगर कोई बायस टीम बनाना है तो आप 7-4 या 8-3 के कॉम्बिनेशन से जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है विनिंग परसेंटेज के साथ आप जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिच की। तो पिच के अकॉर्डिंग कैसे आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि ये जो आपने जो 7-4 का स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें कितने बल्लेबाज होने चाहिए और कितने गेंदबाज होने चाहिए। ठीक है, या 8-3 का स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें कितने बल्लेबाज और कितने गेंदबाज होने चाहिए, ये पिच के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि पिच जो है वो बॉलिंग पिच है, यानी 7 बॉलर आप लेंगे और 4 गेंदबाज लेंगे, 8 बॉलर लेंगे और 3 गेंदबाज लेंगे। इस टाइप से आप क्या करेंगे, अपनी टीम को बिल्ड करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जब बना दिए एक बार, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में देख के रखते हुए, तो नेक्स्ट आता है कि आप जो है प्लेयर सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, प्लेयर सिलेक्शन, ठीक, सिलेक्शन। अब मैंने आपको अभी अभी बताया है कि प्लेयर सिलेक्शन कैसे होता है। जो हाई ये जो वाला फॉर्म को देख के हम प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी फैंटेसी की ऐप होती हैं उनमें सिलेक्शन परसेंटेज वेरी करता है। जैसे कोई मान लीजिए कितना भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी हो, अगर वो 5 फॉर्म में 0-0-0 5 मैचों के 0-0-0 पे आउट हो रहा है तो उसका सिलेक्शन परसेंटेज ऑटोमेटिक कम होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई केएल राहुल है, केएल राहुल लगातार 6 मैच में 0-0-0 बना रहे हैं, तो 7वें मैच में उनका सिलेक्शन परसेंटेज 20% से कम होगा। ठीक है, तो आप जो है पूल मेथड का जरूर यूज करिएगा। ठीक है, पूल मेथड का जरूर यूज करिएगा। मैंने ऑलरेडी जो है समझाया हुआ है पूल मेथड क्या है। ठीक है, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। ठीक है, उसमें पूल मेथड ऑलरेडी है। ठीक है, उस पूल मेथड को आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से हम जो है प्लेयर्स को चूज करते हैं। ठीक है, अब एक बार आप जब प्लेयर आपके स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था, स्ट्रक्चर आपने जो बनाया था उस स्ट्रक्चर में क्या हुए, सारे प्लेयर फिट हो गए। मान लीजिए कि मैं जो है 4-7 के कॉम्बिनेशन से जाता हूं। ठीक है, 4-7 के कॉम्बिनेशन से जाता हूं। ठीक है, मान लेता हूं। तो अब इस पूल मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे प्लेयर्स को 1 बाय 1 इस स्ट्रक्चर में फीड करना शुरू कर देंगे बेस्ड ऑन की सिलेक्शन परसेंटेज किसका कितना है। ठीक है, उस तरीके से हम क्या करेंगे कि अपने सारे प्लेयर्स को इसमें जो है फिट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब एक बार आपके सारे प्लेयर इस स्ट्रक्चर में फीड हो गए, ठीक है, आ गए, तो नेक्स्ट क्या बचता है आपको, कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना। ठीक है, वाइस कैप्टन। अब बहुत लोग होते हैं
जो सेफ खेलते हैं। सेफ खेलने का क्या सेंस है कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसका लोगों ने सेलेक्ट किया आप उसी को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा ब्लाइंडर है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके अपनी टीम बनाई है, सब कुछ कर लिया है। अच्छा, अब एक स्टेप और बाकी है, उस स्टेप में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को अच्छे से चूज करना है आपको। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन में मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको स्टैट्स अगली वीडियो में जरूर लेके आऊंगा कि ये जो है इन दोनों में से किसी एक को जो है आप रिस्की बनाइए, ठीक है। आप दो टीमें, मेरे कहने से दो टीमें ऐसे लगाइए जिसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या हो, आपके रिस्की हो, जिनका परसेंटेज ऑफ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी क्या हो, कम हो, ठीक है। आप उन प्लेयर्स को अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर बनाएं। क्यों क्यों आपको उन प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है? क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करनी है, एक यूनिक टीम बनानी है। यूनिक टीम तभी आपकी बनेगी जब आप जो है ये कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स जो होंगे वो आपकी टीम में होंगे। और जब एक बार यूनिक टीम बन गई तो यही यूनिक टीम जो होती है वो जीएल विन करती है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जीएल की जो टीम है उन टीम में 2 से 3 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो क्या होता है, 30% से भी कम होता है, ठीक है। 30% से भी कम होता है, वही जीएल जीतती हैं। और ये स्टैट्स लगभग 99.99 टाइम जो है ये दोहराया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी टीम बनाएंगे आने वाली T20 सीरीज के लिए, T20 आईपीएल के लिए, जो भी सीरीज चल रही है, चाहे इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज हो या आने वाली वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज हो, सब में आप इसी थॉट प्रोसेस के साथ जाएंगे और अपनी टीम को बनाएंगे। मैं अगली वीडियो में पूल मेथड से टीम T20 की टीम कैसे बनाते हैं वो बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी वेट करिए, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।